नमस्कार दोस्तों। पेपर थर्ड पार्ट ए यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे आज। तो इकोनॉमी की जो सीरीज चालू हो रही है ये यूनिट 1 से ही हम चालू कर रहे हैं और इसमें इंडियन इकोनॉमिक्स यूनिट 1 और 2 में जो शामिल है वो पढ़ेंगे और एमपी से रिलेटेड जो यूनिट 3 और यूनिट 4 है उसको पढ़ेंगे। तो यूनिट 1 में हम जब सब कुछ अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारी और यूनिट 1 यूनिट 2 भी पढ़ लेंगे जब साथ में, तो हमारी बहुत अच्छी सोच डेवलप हो जाएगी इकोनॉमी को लेकर के। तो जब हम एमपी की इकोनॉमी पढ़ेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा इशू नहीं जाएगा और सब कुछ हम कोरिलेट कर पाएंगे। और ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे बजट से, इकोनॉमी सर्वे से, कुछ पीआईबी से, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट से, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की वेबसाइट से। तो जो भी सोर्सेस होंगे वो सब यहीं से उठाए जाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। और प्रॉपर एक एग्जांपल के थ्रू सब कुछ समझेंगे ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो इकोनॉमिक्स के लिए हमारी। तो सबसे पहले जो हम हमेशा करते हैं सिलेबस देख लेते हैं एक बार कि सिलेबस क्या बोल रहा है। तो थर्ड पेपर का ये पार्ट ए है इकोनॉमिक्स का। इसमें आपका शामिल है यूनिट 1 और इसमें टोटल पार्ट ए में 5 यूनिट्स हैं, जिसमें से इकोनॉमिक्स रिलेटेड 4 यूनिट हैं, जिसमें से 2 इंडिया की और 2 एमपी की हो जाती हैं मोटा माटी। तो जब यूनिट 1 की हम बात करें तो इसमें ये बोल रहा है कि फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ये देखना है, जिसमें हमें फीचर्स देखने हैं इंडियन इकोनॉमी के। अब इस फीचर में सब कुछ अच्छा बुरा जो भी होगा, जैसे अगर पर कैपिटा इनकम हमारी कम है तो वो भी इसमें शामिल आएगी, और सर्विस सेक्टर में हमारा अच्छा खासा दबदबा है वो भी चीज़ें आएंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें हम अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे, हम सब कुछ बताएंगे। फिर दूसरा, जो विकसित भारत 2047 में बनाना है उसका सारा रोड मैप डिस्कस करेंगे, कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा वो सब। इसके अलावा जो सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ये क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं जीडीपी में, जीवीए में, इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने परसेंटेज जीडीपी में योगदान दे रहा है, ये सब चीज़ें। इसके अलावा हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे कि कैसे, कॉन्सेप्ट क्या है इसका नेशनल इनकम का, जिसमें हम जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, जीवीए, इसके अलावा इसमें हम जो हमारी पर कैपिटा इनकम है इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम मेजर क्रॉप्स पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे हम खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, जायद की फसलें, साथ ही कैश क्रॉप्स पढ़ेंगे, साथ ही बागवानी फसलें पढ़ेंगे, हॉर्टिकल्चर, ये सब देखेंगे किसका कितना प्रोडक्शन होता है, इंडिया किस चीज़ में टॉप है, इंडिया में कौन सा स्टेट कौन सी फसल में टॉप है, ये सब देखेंगे। क्रॉपिंग पैटर्न देखेंगे कि इंडिया के कौन से स्टेट पे, इंडिया के कौन से रीजन पे किस टाइप की एग्रीकल्चर हो रही है, अगर ऐसी हो रही है तो वहाँ पे गेहूँ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें समझेंगे यहाँ पे। फिर कुछ चैलेंजेस देखेंगे जिसमें कि जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन हो रही है, फार्मर डिस्ट्रेस के बारे में समझेंगे कि क्यों किसानों के सामने संकट खड़ा हो रहा है। इसके अलावा वेदर डिपेंडेंसी देखेंगे कि इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद आज भी हम मानसून पर डिपेंडेंट हैं, हमारी एग्रीकल्चर जो है पूरा मानसून पर डिपेंड है, तो ये समझेंगे कि ऐसा क्यों है। फिर गवर्नमेंट ने जो कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं जैसे पीएम किसान, एनएमएसए, ये दो तो उन्होंने लिख दिए कि इन दो के बारे में तो पढ़ना ही है। फिर वेरियस स्कीम में हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, किसान संपदा योजना, ई नैम, किसान क्रेडिट कार्ड, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर ये जो तमाम टॉपिक हैं सो ऑन, इसको हम पढ़ते जाएंगे, जिसमें ये जो चीज़ें हैं ये तो और नई जुड़ी हुई हैं, तो इनको हमें और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे कंटिन्यूसली लेक्चर आते जाएंगे और आप इसको प्रॉपर बस आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, आपकी इकोनॉमी हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगी बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि प्राइमरी सेक्टर में ये आता है, सेकेंडरी में ये आता है, इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होगी। हम सीधे टॉपिक में कूदते हैं और जहाँ पे जो भी ऐसी चीज़ आएगी जो मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज़ में प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो आपको ऐसी कोई इशू नहीं जाएगा कि जी तो ये चीज़ मतलब मैंने बताई नहीं है या ये चीज़ हमने पढ़ाई नहीं, ऐसा कुछ होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें पहला टॉपिक हमारा क्या था, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये पढ़ना है हमें। तो जो हम यहाँ से चालू करेंगे तो हम
फीचर्स का मैं आपको यहाँ पे एक बार मैं फीचर्स का मतलब समझा देता हूँ। जैसे हम कभी कोई मोबाइल लेते हैं, हमें ये बहुत जानना ज़रूरी है कि किस किस, जैसे ये एस्पेक्ट्स लिखा है इसका क्या मतलब होता है, ये फंडामेंटल लिखा है इसका क्या मतलब होता है। हर वर्ड का अपना एक मतलब होता है। जैसे यहाँ पे दिया है कॉन्सेप्ट, तो इसका मतलब होगा इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, कि ये जो कॉन्सेप्ट वर्ड है, यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं आया कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, डिफरेंट एरियाज ऑफ नेशनल इनकम, नहीं, जो वर्ड यहाँ पे फिट बैठ रहा है उसका मतलब क्या है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे जो फीचर का मतलब है उसको अगर मैं आपको समझाऊँ, तो जब आप मोबाइल लेने जाते हैं तो आप देखते हैं कि यार इसमें 4 GB रैम है और 128 GB इसकी मेमोरी है, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि इसका 6 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है। इसके अलावा आप देखते हैं कि इसमें इतने गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर लगा हुआ है। फिर आप ये देखते हैं कि इसमें गोरिल्ला ग्लास है या कौन सी ग्लास है, देखते हैं। तो आप कुछ ये चीज़ें तो बेहतर लगी, लेकिन आपको ये वाला जो है ना जम नहीं रहा, 4 128, आपको लग रहा है यार 6 128 होना था। तो ये जो सब सब कुछ फीचर्स में जाएगा, जबकि आपके लिए ये नेगेटिव साउंड हो रहा है, इसके अलावा भी फीचर्स में जा रहा है। तो ऐसे ही जब हम फीचर्स पढ़ेंगे तो हम इसमें ये भी देखेंगे कि यार इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर करते हैं, लगभग 45% के आसपास, और जीडीपी में 16% का योगदान देता है। तो ये नेगेटिव सेंस पे जा रहा है ना, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि हमें उसकी पूरी अप्रोच समझनी है, पूरा फीचर समझना है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी का पूरा फीचर्स क्या है। अच्छा बुरा ये नहीं देखना है, हमें यहाँ पे ये नहीं देखना है कि हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर पड़ रहा है कि हम अच्छी अच्छी चीज़ों की ओर फोकस करें, नहीं, दोनों चीज़ों को हमें यहाँ पे देखते हुए चलना पड़ेगा, तब जो फीचर्स वर्ड है वो यहाँ पे कवर हो पाएगा। तो इसको हम दो तरीके से समझेंगे कि एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न, लेकिन अभी मैं आपको एक ओवरऑल बता देता हूँ तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए इमेज के जरिए। जैसे आप देखिए, सब लोग ये अभी क्या कर रहे हैं, धान के रोपे लग रहे हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम पे यहाँ पे एक बोलना क्या चाह रहा है, यहाँ पे बोलना ये चाह रहे हैं हम कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें वो अभी भी क्या है, कृषि प्रधान बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि 45 से 50% लोग अभी भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं और 16% मात्र जीडीपी में, जीवीए में योगदान देती है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 4 लोग हैं जो काम करते हैं, वैसे आपके घर में 10 लोग हैं, पर वो 4 लोग जो हैं वो काम करने जाते हैं। ये 4 लोग काम करने जाते हैं और कमा करके लाते हैं 16 रुपये। वहीं आपके जो घर के बाकी 6 लोग हैं, इन 6 लोगों में से 3 लोग बाहर काम करने जाते हैं और ये 1600 रुपये महीने का कमा के लाते हैं। तो आप सोचिए कि 4 लोग मिलकर 16 रुपये कमा रहे हैं और 3 लोग मिलकर 1600 रुपये कमा रहे हैं, कितना बड़ा डिफरेंस है। ये शो करता है कि हमारे एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये शो करता है ये कि हम अभी भी ट्रेडिशनल चीज़ों पे डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर में। इसमें जितने सारे जो लोग लगे हुए हैं, ठीक है, अब यहाँ पे 2 आदमी 3 आदमी भी ये काम कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो बाकी लोग हैं वो कुछ और काम कर लेते, तो उनके घर की क्या होगी, इनकम जो है अच्छी हो जाती। अब आप सोचिए कि अभी वर्तमान में ये चल रहा है जुलाई का महीना, तो अभी लगाए जाते हैं रोपे, ठीक। अब क्या होता है कि हर जगह अलग अलग चार्ज होगा, पर एक बेसिक चार्ज बताऊँ मैं, तो 300 रुपये इनकी दिन की मजदूरी रहती है। 300 रुपये आप देंगे और 300 रुपये में वो आपका खेत में रोपे लगा के चले जाएंगे, ये मजदूरी रहती है। अब ये 30 दिन तो रोपे लगे ही नहीं, ठीक है, मुश्किल से, बहुत बड़ा खेत हुआ किसी का तो टाइम लगेगा, वरना लोगों के पास छोटी छोटी बंधिया ही रहती है और वो इतने छोटे छोटे तो खेत ही रहते हैं, तो इनका काम एक दिन का 2 दिन का ही हो जाता है। तो एक दिन में 2 दिन में इन्होंने 300 रुपये कमाए और पूरे साल भर तो रोपे लगने नहीं। इसके बाद फिर ये खाली हो जाएंगे। अब सीधे कब आएंगे, ये कटाई का मौसम आएगा जब, या फिर कुछ उसमें फर्टिलाइज़र डालना है तब आएगा, तब बीच में ये काम आएंगे। 4 महीने में 1 2 बार इनका बस काम आएगा। तो आप देखिए कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था बनी हुई है, कृषि का भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये एक फीचर्स है इंडियन इकोनॉमी का। दूसरा आप देखेंगे कि अत्यधिक जनसंख्या, ठीक है, अत्यधिक जनसंख्या दबाव भी जो है एक फीचर है इंडियन इकोनॉमी का। आप देखिए कि हमारे देश में दुनिया की 70% 17% 17% पॉपुलेशन निवास करती है। मतलब अगर दुनिया में 100 लोग रह रहे हैं तो इन 100 लोगों में से 17 लोग तो इंडिया के हैं।
और ये 2011 की पॉपुलेशन बता रहा हूँ मैं। अब जब 2026 में जब डेटा आएगा तो हो सकता है ये और ज़्यादा बढ़ जाए। तो ओवर क्राउडेड है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे संसाधनों का क्षरण होता है, ठीक है, और संसाधनों का समान वितरण भी नहीं हो पाता। तो अत्यधिक जनसंख्या दबाव भी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। इसके अलावा आप देखिए कि आप देखेंगे कि जो पर कैपिटा इनकम है वो कम है। अभी मैं सिर्फ आपको बताते जा रहा हूँ, पूरा डेटा भी आगे दूंगा मैं। पर कैपिटा इनकम जो है वो काफ़ी कम है इंडिया में, ठीक है। मतलब अगर हम देखें कि एक मतलब 150 करोड़ लोग अगर इंडिया में रह रहे हैं, अब इन 150 करोड़ लोग जो इंडिया में रह रहे हैं, इनके ज़्यादा हो जाने की वजह से अगर हम मान लीजिए 150 रुपये साल में कमा रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस तरीके 150 करोड़ लोग हैं और हमारे देश की पॉपुलेशन 150 है, यही मान लीजिए, तो 1 रुपये एक आदमी के हिसाब से पर कैपिटा इनकम बनी। लेकिन आप सोचिए कि अगर हम 150 रुपये कमाते लेकिन हमारे यहाँ की पॉपुलेशन होती कितनी, 50, तो यही हो जाता 3 रुपये हो जाता, 3 गुना इसमें वृद्धि हो जाती। तो पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाने की वजह से भी पर कैपिटा इनकम कम है हमारी, ठीक है। लेकिन चाइना में इसका उल्टा है। क्यों? क्योंकि वहाँ वहाँ पे इसलिए उल्टा है क्योंकि जो स्किल है उस पर उसने बहुत काम किया। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत आगे है उसकी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आगे होने से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, ठीक है। तो ये जो है पर कैपिटा इनकम लो है हमारी यहाँ पे। मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि पर कैपिटा इनकम लो है। लो क्यों है यही बता दिया। अब पर कैपिटा इनकम कितनी है ये भी बताऊंगा आगे, और कंपेयर करेंगे कि अमेरिका की कितनी है, चाइना की कितनी है। इसके बाद अगर हम देखें इनकम इनक्वालिटी, आप देखते होंगे कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती होगी, हर साल ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है और वो बताती है कि इंडिया के 40% लोगों के पास इतनी प्रॉपर्टी है, इंडिया के 10% लोगों के पास इतनी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अगर आप देखें कि 10% लोग जो हैं वो लगभग लगभग देश के 65% संसाधनों पर उनका कब्जा है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट करता है। जैसे अगर आप देखेंगे, अगर आज के समय में यहाँ पे कोई भी पॉलिटिसाइज नहीं हो रहा हूँ मैं, एक बताने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप देखेंगे कि आप हर जगह आज देखेंगे तो आपको जैसे एसीसी सीमेंट देखें, चाहे अल्ट्राटेक देखें, इसके अलावा आप आटा देखें और बहुत सारी चीज़ देखें, आप उसको आपको उसमें अडानी हर जगह दिखने लग जाएगा, ठीक है। हर जगह आपको अडानी का नाम दिखेगा। इस अभी भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे पॉलिटिकल कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक क्रोनिक कैपिटलिज्म को बढ़ाता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि पर्टिकुलर एक ही आदमी एक ही जगह पे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। चाहे वो पोर्ट हो, अभी आप जब इसराइल और हमास का या इसराइल और ईरान का भी जब लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो इसराइल में जो एक पोर्ट था जो अडानी जिस पे काम चलता था उसको उड़ा दिया था ईरान ने, ठीक है। तो हमको तब यही पता चला कि अच्छा ये भी काम चल रहा है इनका। तो बहुत सारे जो पोर्ट्स होते हैं तो पोर्ट्स में इनके काम चलते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं, ये सब चलते हैं। अब होता क्या है कि एक जो प्रॉपर बिडिंग होनी चाहिए, प्रॉपर बिडिंग के थ्रू सब चीज़ें मिलनी चाहिए, वो हो नहीं पाता, फेवरेटिज्म हो जाता है। तो चीज़ें क्या होती जिसके तक पहुंचनी चाहिए उस तक पहुंच नहीं पाती। तो एक जो बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जैसे मैंने कहा कि 10% लोगों के पास 65 से 70% जो संसाधन है वो केंद्रित हो रखे हैं। तो जो बाकी 90% बचेंगे उनके लिए क्या बचेगा, 30-35% चीज़ें बचेंगी। उस 30-35% में वो क्या कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो इतना बड़ा एक गैप क्रिएट हो जाता है, इससे ये मतलब गैप जो क्रिएटेड है ये एक इंडियन इकोनॉमी का एक फीचर्स है कि इनकम की जो इनक्वालिटी है वो क्यों है। इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे और फैक्टर्स ऐसे हैं कि लोग पढ़े लिखे कम हैं, और भी फैक्टर्स ये हैं कि जैसे जैसे मतलब मैं अगर लिख दूँ यहाँ पे तो पढ़ाई जैसे वो नहीं होना। इसके बाद पढ़ाई तो है पर स्किल्स का नहीं होना। इसके अलावा और हम देखें ये सब चीज़ें तो जो रूरल डेवलपमेंट है ये नहीं होना। इसके अलावा एजुकेशन का सब जगह प्रसार नहीं होना, ये सब भी इसमें शामिल होता है। इसके अलावा हम अगला रीज़न देखें तो लुकिंग फॉर अ जॉब, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। देखिए आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट
जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा है भी नहीं। ठीक है, मुश्किल से अगर 150 करोड़ की जनता है तो मैं कहता हूँ 3 से 4 करोड़ मैक्सिमम बता रहा हूँ, इतनी ही गवर्नमेंट जॉब्स हैं। आप रेलवे में देख लीजिए, आपको ज़्यादा जॉब मिलेगी। ठीक है, आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी इन सबको तो छोड़ दें। ऊँट के मुंह में जीरा क्या, ऊँट के मुंह में जो जीरे से भी छोटा कुछ चीज़ होती होगी ना, इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए, ऊँट के मुंह में इलेक्ट्रॉन ऐसा होता होगा। ठीक है, ये है यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट जॉब की स्थिति। तो गवर्नमेंट जॉब से आप एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को कंपेयर मत करिए। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहे भी ना तो इतनी जॉब क्रिएशन नहीं कर सकती है, पर प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल कर सकती है। जैसे अगर हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग अच्छी खासी लेवल पे स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब जैसे हमारे यहाँ टेस्ला का शोरूम तो बन गया मुंबई में, पर 60 लाख 65 लाख से तो उसकी कार चालू है। अब आप सोचिए कि अगर टेस्ला कार इंडिया में प्रोडक्शन होने लग जाए, साथ ही जब प्रोडक्शन हो तो उसमें जो लगने वाली चीज़ें हैं उनका भी इंडिया में कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाए, तो कितना बड़े बेसिस पे जॉब क्रिएशन होगा। आप नोएडा गुड़गांव जाएंगे तो सैमसंग की वहाँ पे कंपनियाँ हैं। ठीक है, तो सैमसंग कंपनी है तो वहाँ पे होता क्या है, बस हमारे देश के लोगों का नट बोल्ट कसने का काम, बस और कुछ नहीं। सारी जो उसमें जो मदरबोर्ड लग रही है और सारी चीज़ें लग रही हैं वो सब कहाँ से आ रहा है, सब ताइवान से आ रहा है, हांगकांग से आ रहा है। और हमारे यहाँ सिर्फ क्या हो रहा है, उनका नट कसाई हो रही है। ठीक है, उसका स्क्रू कसा जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो कितने लोग चाहिए भाई स्क्रू कसने के लिए, तो मशीन से कसा जाएगा। लेकिन अगर मदरबोर्ड बनेगी तो उसमें ढेर सारे लोगों को काम मिलेगा। ठीक है, तो ये है कि जो स्किल है लोगों के पास उसका भी अभाव है, और स्किल के अभाव होने की वजह से हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहा। लेकिन चाइना ने इस पर बहुत काम किया था 80s में, तो आज वो बहुत आगे। हमारे यहाँ दिवाली में जितने खिलौने आते हैं, होली में जितनी पिचकारियाँ वगैरह सब आती हैं, सब कुछ वहाँ बनाया जाता है। ठीक है, तो छोटे छोटे जो काम हैं जिनको लोग समझते हैं, लेकिन उनके घर में यूं ही हर जगह जो खिलौने पड़े रहते हैं। आपके घर में एक बच्चा होगा, वो बच्चा भले उस खिलौने से नहीं खेले, पर आपके घर में हज़ारों खिलौने पड़े होंगे। ठीक है, बच्चे को दिखना चाहिए कि मेरे पास खिलौने हैं, और समाज को दिखना चाहिए कि इनके माँ बाप बच्चे को खिलौने देते हैं, इनके पास पैसे भी हैं। लेकिन वो खिलौना आ कहाँ से रहा है, चाइना से आ रहा है। वो खिलौना बन कहाँ रहा है, चाइना में बन रहा है। तो ये चीज़ सोचने वाली है। तो एक अनएम्प्लॉयमेंट भी है जो एक बहुत बड़ी समस्या है या फीचर्स विशेषता है इंडियन इकोनॉमी की। फिर आप देखेंगे कि जो कैपिटल है, तो लोगों के पास चलिए स्किल आ गया। ठीक है, अब उसको स्किल आ गया तो उसको कुछ काम शुरू करने की इच्छा हो रही है कि यार मैं एक काम करता हूँ कि मैंने सोलर टेक्नोलॉजी पे क्या कर लिया है, आईटीआई कर लिया है या और कोई डिप्लोमा कोर्स कर लिया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इंटर्नशिप भी मैंने अच्छे से कंप्लीट कर ली है, और मैंने एक अच्छी संस्था से या अच्छी कंपनी से मैंने क्या कर लिया है, ट्रेनिंग ले ली है। अब मैं जाता हूँ क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि अब मैं एक अपनी खुद की एक शॉप खोलूँगा, और उस पर सोलर पैनल्स वगैरह रखूँगा, सेल करूँगा और उनका इंस्टॉलमेंट कराऊँगा। ठीक है, इस पर सर्विस दूँगा, सब कुछ करूँगा। लेकिन उस बंदे के पास कैपिटल ही नहीं है, तो वो क्या होगा, वो नहीं कर पाएगा उसके पास। अब वो किसी के यहाँ अंडर में रह करके काम करेगा। वो खुद के अधीन रह करके 150 रुपये कमा सकता था दिन के, लेकिन वही वो क्या करेगा, दूसरे के अधीन रह करके वो 5,000 रुपये 3,000 रुपये 4,000 रुपये महीने में काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कैपिटल भी नहीं है, तो लैक ऑफ कैपिटल है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई स्टार्टअप हो गया, कई चीज़ें हो गई, वो शुरू नहीं हो पाती। ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर आप देखेंगे शार्क टैंक वगैरह भी देखेंगे, कुछ और भी देखेंगे, तो कोई किसी ऐसे आदमी को इस पे पैसे नहीं लगाता जिसमें उसको लगता है उसका बिजनेस फेल हो जाएगा। पर वो जितने बैठे रहते हैं पैनल में, वो सब ऐसे हैं जिनका एक बार में कोई बिजनेस सफल नहीं हुआ। तो आप चाह रहे हो कि सामने आप ये देख रहे हो कि सामने वाला फेल हो जाएगा तो उसमें पैसे नहीं लगाऊंगा, ऑब्वियस बात है कोई भी नहीं लगाएगा। पर आप ये भी भूल रहे हो कि आप भी फेल हुए हो, और तब आप ये चाह रहे थे कोई हम पे पैसे लगा दे। तो कैपिटल नहीं मिल रही है, तो कैपिटल नहीं मिल रही है तो हो क्या रहा है कि जो स्किल है वो वेस्ट हो जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो शिक्षा है, तो शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, उसका ही बहुत ज़्यादा अभाव है। ठीक है, और एक इस चीज़ की मतलब जो शिक्षा है, शिक्षा का अभाव होने की वजह से होता ही है
कि लोग स्किल नहीं सीख पाते, ठीक है। स्किल नहीं सीख पाते तो क्या होता है, तो जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उसी को ही फॉलो करते रहते हैं। और ट्रेडिशनल चीज़ों का मतलब मेरा यहाँ पे ये नहीं कि ट्रेडिशनल चीज़ें ख़राब होती हैं। ट्रेडिशनल चीज़ों से मतलब ये है कि उसमें फिर किसी भी तरीके का वो एडवांसमेंट नहीं करते हैं। और जब वो एडवांसमेंट नहीं, आप कई ऐसी दुकानें देखते होंगे जो आज भी यूपीआई यूज नहीं करते। जिसमें अगर मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल दूँ, अगर आप इंदौर में रहते हैं तो अभी तक तो 2025 तक की बात बता रहा हूँ, अगर आप सराफा जाएंगे वहाँ जोशी जी के यहाँ दही बड़े खाएंगे, वही उनकी दुकान इतनी चलती है पर वो अभी तक यूपीआई से पेमेंट नहीं लेते हैं, ठीक है। आपके पास कैश नहीं है तो आप दही बड़े नहीं खा सकते। या फिर अगर आप भोपाल जाएंगे, भोपाल में अगर एमपी नगर जोन 2 जाएंगे, वहाँ अगर आप आनंद पोहा वाला जानते होंगे तो आप देखेंगे वो भी नहीं करता, ठीक है। और भर पल्ले उसकी दुकान चलती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग अनएजुकेटेड है, पर मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो चलाते रहते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं शिक्षा का लेना देना तो रहता है। तो शिक्षा का भी एक गैप देखते हैं हम कि एजुकेशन नहीं है लोगों के पास। इसके अलावा कुछ हम ऐसे लक्षण अब देखेंगे जिसमें हम ये पाएंगे कि थोड़ा सा हमारी इकोनॉमी जो है अच्छा कुछ कर रही है। जैसे आप देखेंगे कि जीडीपी ग्रोथ, तो अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय से हमारी जीडीपी, कोरोना की बात हटा दें तो हमारे जीडीपी ने ग्रोथ ही करी है, ठीक है, डिक्लाइन नहीं हुआ है हमारा। तो और हर साल लगभग लगभग 6 से 7% के आसपास ग्रोथ जो है वो देखी जाती है, दर्ज की जाती है। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो जो सर्विस सेक्टर है, ठीक है, तो उसमें अच्छा खासा जॉब जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है हो रहा है। आप देखेंगे कि बड़े बड़े शहरों में बहुत सारी क्लासेस खुल गई हैं कि मतलब आपको मतलब वो क्या कराएंगे, तैयारी कराएंगी और कोडिंग वगैरह की तैयारी कराएंगी। कोडिंग वगैरह की जब तैयारी करा करके वो फिर आपको क्या करेंगे, इंटरव्यू वगैरह की तैयारी कराएंगे, फिर उसके बाद आपको जो कंपनियां होंगी उसमें जॉब दिलवाएंगे। तो ये सब चीज़ें भी चल रही हैं। तो सर्विस सेक्टर जो है इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, बूस्ट हो रहा है अच्छा खासा। और हर साल लगभग लगभग 7 से 8% की दर से सर्विस सेक्टर जो है ग्रो कर रहा है। 55 से लेकर के 60% के आसपास जीडीपी में योगदान देता है। और मुश्किल से इसमें 20% के आसपास लोग काम कर रहे हैं। सोचिए 20 लोग मिल करके 60 रुपये कमा के दे रहे हैं, ठीक है। यही बात मैं शुरू में कर रहा था। वहीं एग्रीकल्चर में आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर में आप देखेंगे कि 45 से 50% लोग मिल के 16 रुपये कमा के दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी युवा जनसंख्या है हमारे पास, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी युवा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप भी युवा हैं। हमारे आसपास हम जैसे हम जापान में घूमने जाएंगे ना तो हमको क्या मिलेंगे, बूढ़े ही बूढ़े ज़्यादातर लोग दिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इंडिया में घूम रहे हैं तो आपको आप देखेंगे कि आपको हर चारों ओर मतलब लैला मजनू, ठीक है, लड़के ही लड़के, लड़कियाँ ही लड़कियाँ, सब दिख जाएंगे आपको। तो इसका मतलब ये है कि एक यंगस्टर्स की अच्छी खासी पॉपुलेशन है। मोटा मोटी लगता है 378 मिलियन के आसपास ऐसे लोग हैं जो हमारे यहाँ अच्छे खासे यंगस्टर्स हैं, ठीक है। और मोर देन दैट है, इससे ज़्यादा भी हैं, मुझे लगता है डेटा गलत थोड़ा सा। तो आप देखिए कि लगभग लगभग हमें 1.5 करोड़, 150 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है। तो इसमें लगभग लगभग आप पाएंगे कि 50% से ज़्यादा लोग तो ऐसे ही हैं जो कि क्या हैं, यंगस्टर्स हैं। और मैं मतलब अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो 15 साल से लेकर के अगर मैं इसको 59 कर दूँ, 15 से 59 साल कर दूँ, तो ये जो एक एज होती है जिस जॉब जॉब करने की जो एक अच्छी खासी एज होती है, तो इस जगह पे आप पाएंगे कि ये इस मतलब 15 से 59 साल के जो लोग हैं वो अच्छे खासे इंडिया में भी मौजूद हैं। और ये 2030 तक बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद फिर दिक्कत होना शुरू होगा। फिर हम देखें कि इंडिया ने बहुत सारे सेक्टर पे जैसे कि रोड पे अच्छा काम किया है। आप हर जगह जाएंगे तो आप पाएंगे ठीक है, आज रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अच्छी मात्रा में हो रहा है, हाईवेज अच्छे डेवलप हो रहे हैं। अभी जो टोल पास वाला जो कॉन्सेप्ट आया 3,000 रुपये वाला साल भर का, ठीक है, वही बहुत अच्छा सिस्टम था। तो आप पाएंगे कि रोड कंस्ट्रक्शन अच्छे लेवल पे हो रहा है, ठीक है। फिर जैसे वंदे भारत ट्रेन चली। इसके अलावा हम देखेंगे कि जैसे अभी चेनाब रिवर पे जो ब्रिज बना, ठीक है, आर्क ब्रिज, सबसे बड़ा रेलवे आर्क ब्रिज बना, तो उससे जम्मू कश्मीर, कटरा, उधमपुर और देश के अन्य राज्यों से, अन्य शहरों से कनेक्ट कर देगा।
तो रेलवे कनेक्टिविटी ने भी बहुत अच्छा काम किया। फिर जैसे उड़ान स्कीम आई, उड़े देश का आम नागरिक, तो फ्लाइट्स में भी बहुत अच्छा हुआ है, अहमदाबाद इंसिडेंट हटा दें तो। इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत अच्छा काम है, लगभग लगभग हर जगह 24 घंटे तो नहीं कह सकता, लेकिन 18 घंटे 20 घंटे फिर भी लाइट तो रहती है। इसके अलावा जो पोर्ट डेवलपमेंट है, पोर्ट है, उनमें बहुत अच्छा काम हुआ। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो इन क्षेत्रों पे अच्छा काम हो रहा है। फिर हम देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज, तो एफडीआई भी अच्छी आ रही है। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी मतलब पहले भले कम था लेकिन आज बहुत अच्छा हो रखा है। ठीक है, तो फॉरेक्स रिजर्व ये सब अमाउंट बताऊंगा, इस वक्त अभी आप ऐसे देखते जाइए। इसके अलावा हम देखेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी हमारा अच्छा ग्रो कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हम देख रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो तमाम चीज़ें भी हमने देखी है, ये सब हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, इकोनॉमी के। अब अगर एक बार शुरू से मैं आपको बता दूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कृषि प्रधान है, ये हमारी इकोनॉमी की एक खासियत है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि अत्यधिक जनसंख्या, इसके अलावा पर कैपिटा इनकम का कम होना, इसके अलावा इनकम इनक्वालिटी, इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बाद कैपिटल का कम होना, वो इसके बाद शिक्षा का अभाव, इसके बाद हम देखेंगे जीडीपी ग्रोथ होना कंटिन्यूसली, सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा काम होना, युवा जनसंख्या अत्यधिक होना, रोड ट्रांसपोर्ट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सिंचाई विचाई सब में अच्छा काम होना, फिर फॉरेक्स रिजर्व जो है अच्छी खासी मात्रा में मौजूद रहना देश में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी ग्रो करना। तो ये सब जो चीज़ें आपने देखी, ये सब जो मैंने आपको बताया, ये हमारी इकोनॉमी का फीचर्स है। अब मैं आपको कुछ डेटा दे देता हूँ जिससे आपको भी संतुष्टि होगी और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने आपको कुछ बताया। तो यहाँ पे मैं अगर आपको लिख दूँ, जो शुरू में हमने वो सब देखा, तो मैं आपको बताऊँ कि जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमने काम किया, जैसे मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात बताऊँ तो मैं ये बोल रहा था कि कृषि प्रधान देश है आज ही भारत। तो अगर आप पाएँ, आप एक चीज़ देखेंगे कि लगभग लगभग 45, यहाँ पे मैं कृषि लिख देता हूँ, 45 से 50% लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो एग्रीकल्चर पे क्या करते हैं, रिलाय करते हैं। और जीडीपी में इसका जो योगदान है वो कितना परसेंट के आसपास है, 16 से 18% के आसपास योगदान देता है। ठीक है, अभी दूसरा अगर हम आगे देखेंगे तो दूसरा हम देख रहे थे कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा होना। ठीक है, तो जनसंख्या वाले में आप लिख सकते हैं कि जैसे बोल रहे हैं कि वर्तमान में भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन गया, और आप मानिए कि 70% के आसपास जनसंख्या निवास कर रही है। और अगर आप देखने जाएंगे कि इससे हो ये रहा है कि जो इकोनॉमी है, ठीक है, तो उसमें जो रिसोर्सेस हैं उन पे क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा हम तीसरा देख रहे थे कि पर कैपिटा इनकम का कम होना। तो पर कैपिटा इनकम का कम होना यहाँ पे जो एक वजह है, तो अगर मैं आपको बताऊँ पर कैपिटा इनकम के बारे में, तो जो भारत की एक, जैसे हम पर कैपिटा इनकम क्या होता है अगर हम ये समझें, तो इसको राष्ट्रीय आय और जनसंख्या के अनुपात के रूप में भी हम देखते हैं। और किसी भारतीय की, जो इंडियन सिटीजन है, उसकी एक वर्ष में औसत आय कितनी है, ये रियल मतलब ये रियलिस्टिक नहीं होती है। अब जैसे हम, आप अनएम्प्लॉयड है, आप अनएम्प्लॉयड है तो आपकी, मैं ये बोलिए कि इस भारत की आय, भारत की राष्ट्रीय आय मतलब प्रति व्यक्ति आय 1 लाख रुपए है, तो क्या आपके पास 1 लाख रुपए आ रहे हैं? नहीं, है ना, ये वास्तविक नहीं होती। ये उस देश की जीडीपी और उस देश की जो जनसंख्या है उसका अनुपात होता है। तो अगर हम देखें कि नेट नेशनल इनकम इंडिया की देखें, अगर पर कैपिटा इनकम कांस्टेंट प्राइस में देखें, मतलब जो 2000 मतलब अगर हम ये देखना चाहें कि कितनी है, तो अगर पीआईबी की सोर्स के हिसाब से बताऊं मैं, तो 98,374 ये पर कैपिटा इनकम है इंडिया की। कितनी? 98,374 ये पर कैपिटा इनकम है। इसके अलावा जो चाइना है, ठीक है, अगर आप उसकी देखेंगे तो 10 लाख पर कैपिटा इनकम जाएगी, जो वर्ल्ड बैंक बताता है।
मतलब ये मैं जो बता रहा हूँ आपको ना, ये आपको बता रहा हूँ बेस प्राइस पे। तो आप कहीं पे आपको दूसरे आंकड़े देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो जो अभी मतलब वर्तमान का जो प्राइस होगा उसके हिसाब से बता रहा होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम चाइना की देखेंगे, तो अगर हम चाइना की देखने जाएंगे, जीडीपी पर कैपिटा देखने जाएंगे, तो उसकी आएगी 10 लाख पर कैपिटा इनकम आएगी। ठीक है, मतलब प्रति व्यक्ति 10 लाख रुपए है। वहीं अगर हम इंडिया की देखने जाएंगे तो 1,93,000 सॉरी 1,92,800 रुपये देखने को मिलेंगे। अब इसमें आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। ये बेस प्राइस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको 2011-12 के हिसाब से, और ये मैं वर्तमान के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो 1,92,800 रुपये पर कैपिटा इनकम हुई किसकी, ये इंडिया की हुई, और ये वाली चाइना की ऊपर वाली। ठीक है, इसके अलावा हमने अगला क्या देखा था, अगला हमने देखा था जो इनकम आय की जो असमानता है, आय असमानता है। तो जो आय असमानता है, हम देख रहे हैं कि जो धनी व्यक्ति हैं, जो धनी 10% व्यक्ति हैं, उनके पास भारतीय संपत्ति का 65% भाग है। मतलब 10% के पास 65% संपत्ति है। वहीं हम दूसरा देखेंगे कि 1% व्यक्तियों के पास राष्ट्रीय आय का 22%, वहीं 1% लोग ऐसे हैं जिनके पास 22% संपत्ति है। ठीक है, तो अब कितनी संपत्ति बची, अब लगा लीजिए, 6 2 8 5 2 7, 87% तो ये हो गया। 11% लोगों के पास 87% है। तो आप सोचिए कि बाकी का जो 13% है वो कितने लोगों के पास है, 89% लोगों के पास। तो इतनी बड़ी आय असमानता है। अगला हमने देखा था अनएम्प्लॉयमेंट, तो जो बेरोजगारी है उसका ज़्यादा होना। तो इसमें अगर आप पाएंगे क्यों ऐसा है, सबसे ज़्यादा तो बात यह है कि भाई स्किल नहीं है इसलिए भी है, और लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं इसलिए भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कारण नहीं जान रहे कि बेरोजगारी ज़्यादा क्यों है, पर एक मैंने आपको यहाँ पे मोटा माटी बता दिया। इसके अलावा हम देखेंगे, अच्छा, और बेरोजगारी दर जो है लगभग लगभग 8 से 9% के आसपास है। मतलब देश में इस लेवल की बेरोजगारी, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है। पूंजी का अभाव, तो पूंजी नहीं है। अब पूंजी नहीं है तो मैंने आपको बताया था क्या होता है। तो पूंजी का जो अभाव है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसमें दो तरीके की पूंजी आप देखेंगे। एक तो ह्यूमन रिसोर्स, मतलब एक मानव श्रम जो है, जो मानव संसाधन है, वो उसका भी अभाव है। कैसे, भले 10 लोग हैं, ठीक है, पर इन 10 लोग ऐसे हैं कि इनसे आप गधा मजदूरी तो करा सकते हैं, पर आप इनसे विवेक वाला काम नहीं करा सकते। ठीक है, तो ये लोग का होना नहीं होना एक बराबर है। तो ह्यूमन रिसोर्स, क्यों, स्किल नहीं है तो इसलिए वो उनका अभाव है। दूसरा क्या नहीं है, रुपया नहीं है, मनी नहीं है। तो मनी नहीं है, ये भी एक समस्या है। तो दो तरीके की पूंजी का अभाव है। अगला हमने देखा था जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर शायद मैंने बताया नहीं था। हाँ, पर एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बिजली पानी सड़क, बहुत जगहों पे अभी भी इसका अभाव है, लेकिन अभी हमको उसको वो अच्छा भी देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हमें इन सेक्टर्स के बारे में जब बताया था, तो अगर इनके बारे में एक्सप्लेन करूँ मैं आपको ज़रा, तो वो कुछ ऐसा होगा। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो हो रही है। ठीक है, तो आप देखिए कि जो जीडीपी विकास दर है ना, तो 6 to 7% प्रति वर्ष ये हम देखने को मिल रहा है। और 2023 में हम देखें अगर, तो 2023 में तो 8.2% हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट रही है। तो जो कि अच्छी बात है कि ग्रोथ होते जा रही है। इसके अलावा तो इससे क्या होता है ना, जब कोई वर्ल्ड वाइड क्राइसिस आता है तो हमको प्रॉब्लम नहीं आती ज़्यादा। अगर मान लीजिए हमारी जीडीपी आज 100 रुपये है और अगले साल 108 रुपये हुई, तो हमने पहली बात तो इस 100 रुपये अपने मेंटेन रखे और 8 रुपये और जोड़ लिए, धीरे धीरे और बढ़ेगा। और 8.2% मतलब 100 रुपये का, 100 रुपये में 8% की ग्रोथ जाना 108 हो रहा है। अब 10 लाख, 50 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ के बारे में सोचिए क्या होता हो। ठीक है, फिर सेवा क्षेत्र का जो प्रभुत्व मैंने आपको बताया था, सर्विस सेक्टर के बारे में, तो सेवा क्षेत्र का प्रभुत्व, इसमें हम पाएंगे कि ये भी ग्रो कर रहा है। तो 7.6% की जो ग्रोथ है इसमें हमें देखने को मिली पिछले वर्ष। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि
सॉफ्टवेयर्स हो गया, ठीक है, कंसल्टेंसी देना, ये सब चीज़ें जो हो गया, इन सब चीज़ों पे बहुत अच्छा सर्विस सेक्टर हमारा काम कर रहा है। तो आप पाएंगे कि 5th नंबर पे है भारत इस चीज़ में, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड कराने में, सर्विस सेक्टर में आगे बढ़ने के मामले में। तो सेवाओं का जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें 5वें नंबर पे है भारत। इसके अलावा आप देखेंगे, अब मैंने आपको बताया युवा की बढ़ती जनसंख्या, तो मैंने सही बोला था, जो देश की 65% आबादी है, मतलब आप देखिए 65% जो लोग हैं वो 35 साल से कम आयु के हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, इन कौशल प्रशिक्षण करके जो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको अपना अच्छा बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखें, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम अगर देखें तो जैसे जो स्मार्ट सिटी है, इसके अलावा आप देखें जो नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, इसके अलावा एक्सप्रेस वे है, इन सब चीज़ों का अच्छा डेवलप हो रहा है। रेलवे में भी अच्छा डेवलप हो रहा है, आप देखिए वंदे भारत जैसी ट्रेनें और ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो हमें देखते हैं कि जो अब हर शहर शहर में, जैसे इंदौर भोपाल में मेट्रो हो गई, ठीक है, ये सब भी देखने को मिल रहा है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा जो मैंने बताया था आपको, विदेशी व्यापार एंड निवेश, तो इसमें अगर हम देखें तो एफडीआई जो है अच्छी खासी आ रही है, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट जो है अच्छी खासी आ रही है। तो इसमें अगर हम देखें अप्रैल 2024 तक अगर हम देखेंगे तो 3.16 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर जो था, इतना कुल मतलब जो है तो एफडीआई अपने यहाँ थी। 16 यूएस बिलियन डॉलर, देखिए ऐसे नहीं लिखते, मैं यहाँ पे लिख दिया, मैं यूएस डॉलर लिख देता हूँ, यूएस डॉलर 3.16 बिलियन ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारी जो है एफडीआई हमारे पास आई, या इस अवधि तक हमारे पास कुल इतनी एफडीआई थी। कब तक? 2024 के अप्रैल तक। ये कहाँ से लिया होगा? ये ऑब्वियस सी बात है, बजट से लिया होगा। इसके अलावा आरबीआई के अनुसार अगर हम देखें तो 2024 में अगर हम देखें तो भारत में शुद्ध एफडीआई प्रवाह 10.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम इतना ही डेटा देखें, ज़्यादा डेटा ऐड नहीं करें, तो अप्रैल 2024 की अवधि में कुल एफडीआई 3.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए। इसके अलावा हम देखें अगर, तो नवाचार इनोवेशन हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम देखें ज़ोमैटो, स्विगी, जेप्टो, गिग इकोनॉमी, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ गिग इकोनॉमी, ये अच्छा खासा ऊबर हो गया, ओला हो गया, और रैपिडो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, इन सब चीज़ों ने अच्छे खासे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया, तो इनको गिग इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक। तो ये सब तमाम चीज़ें जो हैं, ये हमारी जो क्या बोलते हैं इकोनॉमी है, उसके सब हमारे फीचर्स हैं, ये सब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब उसकी विशेषताएं हैं जो हमने देखी, और आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम जो अगला टॉपिक है कि एग्रीकल्चर का और सर्विस सेक्टर का, मैन्युफैक्चरिंग का क्या कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में, वो देखेंगे। सो आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।